हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इस क्लास में हम लोग इकोनॉमी का थर्ड क्लास करेंगे, ठीक है, जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एओईओ के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 में, जिसका एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन जो आया है अभी, ठीक है। फॉर्म भी भरने का डेट जो है 22 अगस्त तक है, याद रखिएगा। और 23 से लेके उसका आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं जिसको गलती हो गया है। साथ ही साथ आपका यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो और बाकी जितनी भी स्टेट पीसीएस हैं जिसमें आपका इकोनॉमी का पोर्शन आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसका पीडीएफ हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों क्लास। तो ये जो इकोनॉमी का पीडीएफ है, ये टोटल जो है वो आपका 90 पेज के आसपास है ना। तो अभी तक हम लोग पेज नंबर 25 तक कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हम लोग जो है आपका एक मिनट रुकिए। चलिए, हम लोग जो है पेज नंबर 26 तक कर लिए थे ना। हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बजट का टाइप्स। कितने टाइप्स के बजट होते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, बस समझते हो जाएंगे। एक होता है आउटकम बजट। आउटकम बजट मतलब परिणाम बजट। तो हम लोग कितना पैसा किसी मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को देंगे, वो हम लोग देखेंगे कि उसका आउटकम क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम बजट। ऐसे ही पैसा नहीं देंगे, देखेंगे कि पिछले हमने पैसा जब दिया था उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को उस स्कीम के लिए, तो उसने कितना परफॉर्म किया था। उसके आधार पे अगर वो परफॉर्म नहीं किया था तो पैसा उसको कम दिया जाएगा, ज़्यादा पे ज़्यादा दिया जाएगा। उसको बोलते हैं आउटकम बजट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट और जो होती है मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट का, ये रखती है अपने पास कि हमको इतना पैसा चाहिए। उसका ये माइक्रो लेवल प्रोसेस होता है, मतलब सूक्ष्म स्तर प्रक्रिया हम लोग एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। उसके आउटकम को देख के, परफॉर्मेंस को देख के जो है बजट को एलोकेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, उसी तरह से है एक आपका परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक होता है, देखिए हम लोग तो, एक होता है लाइन बजटिंग, है ना, या जीरो बजटिंग। जीरो बजट मतलब हम लोग सब चीज़ को शुरुआती से देखते हैं, पहले का कितना दिया था पैसा वो नहीं देखते हैं। जीरो बजट, बेस बजट में हम लोग शुरुआती स्तर से उसको देखते हैं, नया स्तर से देखते हैं, उसको बोलते हैं जीरो बजट, शून्य आधारित बजट। एक होता है आउटकम बजट और एक होता है परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, एक आउटपुट हो गया। आउटपुट मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल है, उसमें हमने कंप्यूटर उसको चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए मान लीजिए हमने उसमें 100 कंप्यूटर दिया एक स्कूल में। ठीक है, तो उस 100 कंप्यूटर के में देने से उनका जो है लिटरेसी रेट कितना बढ़ा, उसको बोल देंगे आउटकम। क्या बोलेंगे? आउटकम। आउटकम बजटिंग, ठीक है, सॉरी आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा लिटरेसी रेट बढ़ा लेकिन उसको रोज़गार में उसको कितना मदद मिला एम्प्लॉयमेंट में, तो वो हो जाएगा आउटकम बजटिंग या परफॉर्मेंस बजटिंग। ठीक है, तो यही चीज़ है, थोड़ा मोड़ा आप समझते जाइएगा। तो प्रदर्शन बजट हो या आउटकम बजट हो, दोनों में हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितना उसने परफॉर्म किया, तो उसके आधार पर उसको जो है पैसा दिया जाता है। जीरो बेस बजटिंग में सभी चीज़ को हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, उसमें कोई परफॉर्मेंस टाइप नहीं देखते हैं, बस सभी चीज़ को स्टार्ट के इस तरह देखते हैं कि अभी हमने स्टार्ट ही किया है वो डिपार्टमेंट के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए, उस स्कीम के लिए पैसा को देना। एक होता है जेंडर बजटिंग, जिसमें हम लोग पैसा जो एलोकेट करते हैं वो वीमेन को फोकस करके किया जाता है। जैसे जनरली ये भारत में है भी, 2005 से ही चल रहा है कि जैसे कुछ स्कीम है ऐसा, या सरकार पैसा देती है बजट के में अलग अलग पर्पज़ के लिए, स्कीम के लिए, तो उसमें कुछ पैसा को हम लोग महिलाओं पे टारगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं राशन कार्ड, तो हम लोग जो है राशन कार्ड के लिए जितना भी स्कीम में पैसा देंगे उसमें हम लोग फोकस कर देंगे कि उसका कुछ % पैसा जो है वीमेन पे हम लोग फोकस करें, जो राशन कार्ड से रिलेटेड होगा लेकिन वीमेन से। ठीक है, इस तरह से उसको बोलते हैं जेंडर बजटिंग, जिसे महिलाओं को ध्यान में रख के जो है पैसा को एलोकेट किया जाता है, वीमेन को ध्यान में रख के। ठीक है, आप देखिए बजट का 2 टाइप्स होता है। ठीक है, एक होता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिसीट, कहाँ कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है। और दूसरा पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक हो गया पैसा कहाँ से आ रहा है, वो हो गया रिसीट। ठीक है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, और एक होगा कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। हमारा बजट भी वैसा ही होता है, आप लोग का बजट, हमारा बजट, पैसा कुछ कहाँ कहाँ से मिल रहा है और कहाँ कहाँ हमारा खर्चा है। तो जो पैसा मिलता है वो 2 टाइप से मिल सकता है। एक मिलता है राजस्व प्राप्तियाँ, रेवेन्यू रिसीट, जो आपका डे टू डे बिजनेस जो सरकार का रहता है। ठीक है, डे टू डे उसको मिलते रहता है पैसा। ठीक है, और कुछ पैसा कैपिटल रिसिप्ट से मिलता है, जिसमें उसको एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड वो होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो, और कभी कभी मिलता है पैसा। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट
को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं कि कुछ पैसा हमको टैक्स के रूप में मिलता होगा जिसमें जीएसटी है, ठीक है, फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सारा चीज़ है जो टैक्स से मिल रहा है। और रेवेन्यू रिसीट का दूसरा पोर्शन होता है नॉन टैक्स, सरकार को गैर कर में भी पैसा मिलता है। जैसे अगर कोई सरकारी कंपनी उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो सरकार को डिविडेंड मिलेगा, तो वो हो गया। उसके अलावा सरकार किसी को लोन देता है तो लोन से उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ब्याज मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीट जो हो जाएगा वो नॉन टैक्स है, ठीक है। उसके अलावा अगर सरकार कोई रेलवे का सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस जैसे बेच रहा है, जैसे टिकट का बेच रहा है ना, तो या पासपोर्ट सर्विस, तो वो सारा जो होगा नॉन टैक्स होगा। सोशल सर्विस में सरकार को जो हो रहा है ना, पैसा प्राप्त हो रहा है, चाहे स्कूल के द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा, कोई फ़ी के द्वारा, जैसे स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है उसमें जो पैसा वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है, नॉन टैक्स के अंदर में, ठीक है। उसी तरह से कोई ऑटोनोमस बॉडी है वो भी सरकार को प्रॉफिट देता है, जैसे आरबीआई, वो भी शेयर करता है क्योंकि आरबीआई सरकार इसका मालिक है ना, ओनर है आरबीआई का। उसी तरह से कोई सरकार अगर फाइन्स लगाता है, ठीक है, जैसे ट्रैफिक का फाइन्स या फिर आपको अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी आपने लेट पेमेंट किया उसका फ़ाइन, अलग अलग चीज़ों में फ़ाइन लगता है, इनकम टैक्स आपने लेट पेमेंट किया उसका फ़ाइन, तो वो सारा क्या हो गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा सरकार को अगर गिफ्ट कहीं से मिल रहा है, ठीक है, या फिर ग्रांट मिल रहा है या फिर कहीं से डोनेशन मिल रहा है, वो भी रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, नॉन टैक्स, ठीक है। इसके अलावा जो इश्यू होता है, मतलब अगर हम कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, अनक्लेम मतलब जिसको कोई क्लेम नहीं किया है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को बेच के सरकार को जो पैसा मिलता है वो भी आपका इस चीट के अंदर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको नॉन टैक्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर आता है, ठीक है। तो सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है उसका 70% पैसा आपको रेवेन्यू के रूप में 70% में प्राप्त होता है, जो हमने देख लिया टैक्स या नॉन टैक्स में। और बाकी का जो 30% पैसा है सरकार गवर्नमेंट को जो मिलता है 30%, वो आपका कैपिटल रिसीट में मिलता है। कैपिटल रिसीट दोस्तों वो होता है, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैपिटल होगा, कौन सा रेवेन्यू होगा, तो आप समझिए जिससे सरकार पे लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है या फिर उसका एसेट कम हो रहा है, ठीक है। अगर सरकार का एसेट अगर कम हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका परिसंपत्ति जो है वो कम हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी मतलब देनदारी बढ़ रहा है, ठीक है, और एसेट उसका कम हो रहा है, परिसंपत्ति कम हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें एसेट और लायबिलिटी प्रभावित होता है। तो कैपिटल रिसीट में क्या होता है, हमको हमारा एसेट जो होता है वो आपका कम होता है और लायबिलिटी बढ़ता है। जैसे सरकार को कहीं से लोन मिला, तो लोन चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलेगा और हमारे उस पर लायबिलिटी है कि रिटर्न करना, ठीक है, तो वो कैपिटल रिसीट के अंदर में आएगा, ठीक है, तो एक तरह का लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सरकार को अगर आरबीआई के द्वारा, बैंक के द्वारा या फिर जो है इंटरवल बेसिस पे कुछ पैसा जो मिलता है ना, जैसे हमने देखा सालाना में, एक साल में आरबीआई कुछ पैसा सरकार को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो वो भी सब क्या है। या फिर अगर सरकार ने बोरोविंग किया है, आप समझिए सरकार ने उधार लिया है, चाहे किसी से भी उधार लिया है, तो सभी तरह का उधार जो है लायबिलिटी, बोरोविंग जो है वो क्या है, सरकार लायबिलिटी है। चूँकि लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है इसलिए वो कैपिटल रिसीट के अंदर में आएगा, ठीक है। या फिर अगर बाहर से भी कोई लोन अगर ले रहे हैं हम लोग, विदेश से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, तो वो सारा भी जो चीज़ है वो आपका बोरोविंग है, उधार है, और इसलिए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो हमारा कैपिटल रिसीट के अंदर में वो आता है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, आपका एसेट अगर कम हो रहा है, एसेट मतलब परिसंपत्ति, जैसे जिससे सरकार को प्रॉफिट होता था वो अगर उसका कम हो गया, जैसे सरकार का अपना एयरपोर्ट है, ठीक है, सरकार का अपना ज़मीन है, ठीक है, या सरकार ने किसी को लोन दिया था, तो लोन अगर वो वापस सरकार को मिल जाएगा, तो लोन अगर दिया था तो सरकार को उससे प्रॉफिट हो रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन वो व्यक्ति अगर हमारा लोन रिटर्न कर देगा जो हमने दिया था, तो पहले सरकार को जो प्रॉफिट हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो जिससे भी सरकार को प्रॉफिट होता है वो एसेट होता है, और फिर अगर वो कम हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, एसेट हमारा कम हो रहा है। तो सरकार ने जो लोन दिया था किसी को, वो लोन अगर वापस आ गया तो लोन हमको मिल गया, हमारा एसेट हमको वापस मिल गया, तो हमारा एसेट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि अगर वो किसी को हम देते तब ना उससे हमको इंटरेस्ट मिलता, तो हमारा एसेट उससे बढ़ता, ठीक है। तो अगर हम लोन हमको वापस हो जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है, तो हमारा कैपिटल, हमारा एसेट जो है वो कम हो जा रहा है। अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अपना जो कंपनी है, सरकारी गवर्नमेंट कंपनी, उसका शेयर बेच रहे हैं, तो अगर हमारे पास शेयर होता तो हमको उसको प्रॉफिट होता, लेकिन सरकार अपना शेयर बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो वो क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट, उसी को विनिवेश बोलते हैं। ऑलरेडी हमने देख लिया, तो हमारा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या होगा, कैपिटल रिसीट। उसी तरह से हम अपना एसेट अगर बेच भी रहे हैं तो हो गया
कैपिटल रिसीट। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, हमारा एसेट कम होता है या लायबिलिटी बढ़ता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो अपना एक्सपेंडिचर है उसको भी दो पार्ट में बांटते हैं, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा, तो राजस्व जो खर्चा होता है इससे कोई भी एसेट और लायबिलिटी जो है उस पर प्रभावी इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा एसेट और लायबिलिटी जो है इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जितना भी सर गवर्नमेंट का खर्चा है ना, उसका 88% खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में आता है, जिसमें क्या क्या होता है, अगर सरकार ने किसी से लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट वो दे रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डे टू डे उसको करना पड़ेगा जब तक है। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया इंटरेस्ट बार बार नहीं देना पड़ेगा, नहीं, उसको जब तक लोन रिकवर नहीं होता, वापस नहीं करता है तो इंटरेस्ट देगा। उसी तरह से सरकार को सैलरी देना है, पेंशन देना है, या फिर डिफेंस में खर्चा करना है, या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है सरकार का, ठीक है, या फिर सरकार कोई एसेट है रेलवे वेलवे उसको मेंटेन अगर करना चाहती है, ठीक है, या फिर सरकार को कहीं से गिफ्ट मिला, सरकार अगर किसी को गिफ्ट दे रही है, ग्रांट दे रही है, डोनेशन दे रही है, तो सरकार का एक खर्चा है, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे आपका एसेट और लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं करता है। सरकार सोशल सर्विस में या वेलफेयर स्कीम में पैसा चलाती है पीडीएस के थ्रू, या प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये सारा चीज़, तो उसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बेसिस पे सर एसेट लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो डे टू डे होता है, बार बार करना होता है। ठीक, और ये करंट नेचर का होता है। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड, मतलब उपभोग के लिए, और सब्सिडी पे खर्चा, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितना भी सरकार को पैसा खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसका 88% पैसा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि सरकार ने किसी से लोन लिया, लोन वापस कर देगा। ठीक है, तो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे आपका जो एसेट होता है वो आपका बढ़ता है और लायबिलिटी, ठीक है, देनदारी जो होता है वो कम होता है। तो सरकार ने किसी से लोन लिया था, लोन वापस कर दिया, तो इससे क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगा, पहले लायबिलिटी था वापस करने का, अब कम दे दिया, तो रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन का वापस करना क्या है आपका, लायबिलिटी कम होना। लायबिलिटी कम होने से क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट का बढ़ना, सर जैसे सरकार ने कहीं पे स्कूल बना रहा है, कोई पे पुल बना रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या होगा, हमारा एसेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा उससे, क्योंकि स्कूल से इंफ्रास्ट्रक्चर से हमको प्रॉफिट होगा। उसी तरह से सरकार कोई एसेट को अगर परचेज कर रहा है, कोई बिल्डिंग सरकार खरीद लिया या कहीं पे एयरपोर्ट खरीद लिया, तो उससे सरकार को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमारा एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह से सरकार ने किसी को लोन दिया है, तो सरकार जब किसी को लोन देगा तो लोन से हमको क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, प्रॉफिट होगा, तो वो हमारा क्या हुआ, एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया, बजट का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपका रिसीट, फिर एक्सपेंडिचर, और दोनों को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट में बांटते हैं। जिससे एसेट लायबिलिटी इम्पैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल वाला पार्ट। ठीक है, और जिससे जो डे टू डे होता है, जो रिकरेंट होता है, बार बार होता है, कंजम्पशन के लिए होता है, उसको हम लोग रेवेन्यू में रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट टॉपिक पहला है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है, विनिमय, अदला बदली। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा को अदला बदली कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरबीआई जो होता है वो बैंकों से डॉलर को ख़रीदता है। ठीक है, और फिर बैंक जो है वापस उसको, एक समय होता है, फिर वापस बैंक आरबीआई से उसको खरीद लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा है, तो डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा रुपया जो होगा बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर डॉलर बहुत अधिक हो जाएगा, है ना, डॉलर अगर हमारा मार्केट में इंक्रीज करेगा तो हमारा रुपया भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, है ना, वीक हो जाएगा, सॉरी, रुपया क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ का सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पे डॉलर का सप्लाई बढ़ गया तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला चीज़ बहुत कमज़ोर हो जाएगा, डॉलर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में बहुत सारा टमाटर आ गया तो टमाटर सस्ता हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो डॉलर क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा। जब इंडिया में डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो रुपया स्ट्रांग हो जाएगा तो ये हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो निर्यातक है, उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा रुपया स्ट्रांग होगा तो हमारा एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, इंपोर्टर को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर डॉलर बहुत इंडिया में उसका सप्लाई बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा रुपया जो हो जाएगा, डॉलर क्या हो जाएगा, जब सप्लाई उसका बहुत कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो डॉलर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ कम सप्लाई में होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मार्केट में जैसे आईफोन बहुत महंगा क्यों है, क्योंकि बहुत शॉर्ट सप्लाई में है।
ठीक है, बहुत कम सप्लाई। जो भी चीज़ सप्लाई कम रहता है, आपूर्ति कम रहता है और डिमांड ज़्यादा होगा तो उसका जो वैल्यू है, प्राइस है, वो बढ़ जाता है। तो डॉलर अगर इंडिया में कम हो जाएगा तो उसका सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होने से क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा वहीं, और वो मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। रुपया क्या हो जाएगा, कमज़ोर। जब रुपया कमज़ोर हो जाएगा तो हमारे इंपोर्टर जो होते हैं उसको नुकसान होगा और एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा। तो ये एक बैलेंस कंडीशन बनना चाहिए, ना तो डॉलर ज़्यादा होना चाहिए ना तो बहुत कम होना चाहिए। तो उस केस में हमारा आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप अपनाता है, जिसमें वो बैंकों से आपको डॉलर को ख़रीद लेता है और फिर उसको बेच देता है जब टाइम पीरियड में। तो बाय और सेल होता है। इसे लिक्विडिटी जो होता है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो होता है ना, इंडिया में जो लिक्विडिटी का रहेगा जो बैंकों और आरबीआई के पास, वो बैलेंस रहता है। ठीक है, इसको आरबीआई करता है। और ये कब किया था, जब IL&FS ब्रेकडाउन इंडिया में हुआ था। ठीक है, IL&FS आपको पता है ये एक तरह का NBFC था, तो बहुत जब टूट के गिर गया था तो उस समय आरबीआई ने इसको किया था ताकि इंडिया में लिक्विडिटी का दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मुद्रा विनिमय समझौता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मुद्रा का विनिमय हो रहा है। ठीक है, करेंसी स्वैप हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, ये दो या दो से अधिक देश के बीच में जनरली होता है। ठीक है, जापान के साथ हम लोगों ने किया, जहाँ पे जापान हम लोग को क्या देगा, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा डॉलर का तो डॉलर दे देगा, और उसको जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको डॉलर दे देंगे। इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। सिंपल सा चीज़ है, बस मोटा मोटी समझिएगा। ठीक है, ये दो पार्टी के बीच में होता है। ठीक है, ठीक है, इसके द्वारा आपको लोन जो होता है फॉरेन करेंसी में सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है कि मान लीजिए $1 के बराबर 70 रुपीज़ है, $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। तो मान लीजिए अमेरिका में अगर कोई कंपनी लोन अगर लेगा, अमेरिका कंपनी, यूएस कंपनी अगर लोन लेगी अमेरिका के मार्केट से तो उसको 6% पे मिलेगा मान लो। और वहीं इंडिया की कंपनी अगर लोन लेगी अमेरिका से, ठीक है, यूएस से, तो उसको लोन मिलेगा 8% पे। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने अमेरिका के साथ अगर लोन एक्सचेंज एग्रीमेंट या फिर करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है तो क्या होगा, अमेरिका की कंपनी जो है, ठीक है, मान लो अमेरिका की कंपनी को $1 बिलियन लोन चाहिए, तो 6% पे वो लेगा क्योंकि अमेरिका कंपनी को 6% पे मिल जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा कि जो कंपनी इंडिया की है जो आपका अमेरिका में काम कर रही है, याद रखिए दोनों कंपनी एक ही जगह काम कर रहा है, वो अमेरिका में काम कर रही है तो उसको लोन जो है दे देगा। तो ठीक है, तो 6% पे लिया था और 6% पे उसको दे देगा, किसको, इंडिया की कंपनी को जो अमेरिका में काम कर रही है। ठीक है, तो इससे इंडिया कंपनी को क्या होगा, फ़ायदा होगा 2% का, उसको लोन देना 8% पे लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद जैसा रहेगा तो वो इंडिया की कंपनी जो है लोन पैसा वापस कर देगी अमेरिका की कंपनी को। ठीक, और साथ में इंटरेस्ट भी दे देगी जो उसका इंटरनल होगा, और इतना इंटरेस्ट होगा ताकि वो 8% को क्रॉस ना करे। 6% तो लेगा ही लेगा ये, प्लस कुछ और परसेंट ले लेगा। ठीक है, उन दोनों में एग्रीमेंट होगा। फिर एग्जांपल में यहाँ दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है। ठीक है, इंडिया की कंपनी है, उसको अगर इंडिया से लोन चाहिए तो 9% पे मिलेगा। वहीं अमेरिका की कंपनी अगर इंडिया में है तो उसको लोन मिलेगा 11%। तो अमेरिका कंपनी क्या करेगी, बोलेगी इंडिया की कंपनी को ऐसा कीजिए, आप हमें 9% पे लोन दे दीजिए। ठीक है, कितना दे दीजिए, 70 बिलियन रुपीज़ वो लोन ले लेगा, क्योंकि इंडिया में रुपीज़ में लोन मिलेगा तो इंडिया कंपनी जो है 70 बिलियन ले लेगी। ठीक है, और दे देगी किसको, 9% पे किसको दे देगी, अमेरिका की कंपनी को दे देगी जो इंडिया में काम कर रही है। फिर अमेरिका कंपनी क्या करेगी, उसको 9% पे रिटर्न कर देगी और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट होगा कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर देगी, जिससे क्या होगा, दोनों कंपनी को फ़ायदा होगा। ठीक है ना, एक उनमें साठ गांठ भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी रहेगा और प्लस उसको प्रॉफिट भी होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। एक तरह करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, या इसको हम लोग लोन स्वैप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी लेकर था इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। ठीक है, तो इसमें उतना कुछ काम का नहीं है, इसमें आप छोड़ सकते हैं, बहुत पुराना है 2019 का, आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, NCMC बोलते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का भारत के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा, आप चाहे मेट्रो में जाइए, आपको अलग अलग टिकट नहीं लेना पड़ेगा कि मेट्रो का अलग ले लिया, रेल का अलग, टोल का अलग, पार्किंग का अलग, स्मार्ट सिटी से रिटेल नहीं, आपको एक कार्ड रहेगा। ठीक है, उसी कार्ड के द्वारा आप मेट्रो का भी पेमेंट कर सकते हैं, रेल का भी कर सकते हैं, टोल प्लाजा का भी कर सकते हैं, पार्किंग का भी कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी का भी, रिटेल का भी। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो NPCI है वो NCMC को कैसे यूज़ करना है उसके लिए स्टैंडर्ड को डेवलप किया है। ठीक है, उसको बोलते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। क्या बोलते हैं, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड, मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग देखते हैं आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आरबीआई आपको पता है कि भारत का वो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इकोनॉमी में मेन इसका जो काम है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करके वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और एम्प्लॉयमेंट को भी, जनरेशन को भी प्रमोट करता है, रोजगार सृजन को। ठीक है, तो
इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई अधिक भी ना हो, कम भी ना हो, मोर भी ना हो, लेस भी ना हो, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसका टूल्स है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जो आरबीआई एक्ट के अंडर में बना हुआ है, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो क्या करता है, उसमें जो है टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, कितना रेपो रेट होगा, कितना रिवर्स रेपो रेट होगा, ये सब डिसाइड करती है, ठीक है। और फिर उसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है मनी सप्लाई को। इसके अलावा आरबीआई के पास बहुत सारा मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स है, जो एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे को बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है, मात्रात्मक उपाय, ठीक है, मात्रात्मक उपकरण, और क्वालिटेटिव मतलब वो गुणात्मक उपकरण, ठीक है। तो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसमें हम लोग क्वांटिटी पे आरबीआई ध्यान देता है, दूसरा होता है क्वालिटेटिव, इसको बोलते हैं मात्रात्मक। क्वांटिटी मतलब मात्रात्मक होता है, क्वालिटेटिव मतलब होता है गुणात्मक, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है इसको हम लोग जनरल टूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, कोई पार्टिकुलर सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट टूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टूल्स, जनरल टूल या इनडायरेक्ट टूल्स। जो क्वालिटेटिव टूल्स होता है ये किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए होता है, इसलिए इसको जनरल टूल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्पेशल टूल्स। और ये डायरेक्ट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स है इसी के अंदर आपका आता है CRR, ठीक है, SLR, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सब आता है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। और क्वालिटेटिव टूल्स में होता है, इसमें आपने सुना होगा डायरेक्ट परसुएसन, ठीक है, डायरेक्ट परसुएसन, मोरल सुएस, डायरेक्ट एक्शन, है ना, आपने सुना होगा डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएसन, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। तो ये सारा जो है क्वालिटेटिव टूल्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को देखती है। बाकी जो CRR है, SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये जो सारा चीज़ है वो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं बल्कि आरबीआई खुद देखता है, ठीक है, याद रहेगा। तो रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ये बस यही 1-2 चीज़ है वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। बाकी जितना भी चीज़ है, रेपो CRR है, SLR है, ठीक, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएसन, ये खुद आरबीआई अकेला देखता है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में गवर्नमेंट से भी लोग आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एक एक टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में, इनडायरेक्ट टूल्स या स्पेसिफिक टूल्स के बारे में, ठीक, इनडायरेक्ट टूल्स या फिर जनरल टूल के बारे में। चलिए, तो पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या करता है दोस्तों, आरबीआई जो होता है वो, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल करता है, ठीक है, जैसे ये आरबीआई है, ठीक है, इसके पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब कागज़ का एक टुकड़ा है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई इसको खरीदेगा, ठीक है, तो आरबीआई उससे पैसा लेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मनी सप्लाई जो है पैसा बहुत ज़्यादा है और इस पैसा को आरबीआई को कम करना। पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा वो शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा, तो उसको कम करना है हमें, इन्फ्लेशन को कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगा, जो मनी सप्लाई है उसको कम करना है। तो ये कैसे कम होगा, तो आरबीआई बोलेगा देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम बेच रहे हैं, आप खरीदिए। तो लोग खरीदेंगे क्योंकि इस पर कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि प्लस गवर्नमेंट बेच रही है, आरबीआई उसको, आरबीआई के थ्रू, है ना, तो लोग जो है ट्रस्ट करके ख़रीदते भी हैं। तो जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा तो पैसा कहाँ से, पैसा जो है पब्लिक का जो पैसा है वो आएगा आरबीआई के पास, और मनी सप्लाई जो ज़्यादा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया, पब्लिक से पैसा आरबीआई के पास गया, मनी सप्लाई कम हुआ और हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया। उसी तरह से मान लीजिए आरबीआई में बहुत ज़्यादा, मतलब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा क्या है, मंदी है ना, डिप्रेशन आया हुआ है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ख़राब है। तो क्यों, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा को बढ़ाना है। तो आरबीआई क्या बोलेगा कि देखो मार्केट में जितना भी अब पब्लिक को पैसा चाहिए, तो पब्लिक के पास या बैंक के पास अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगा तो आरबीआई बोलेगा ऐसा करो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमको दो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाएगा पब्लिक से, कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के बदले में फ्री में तो खरीदेगा नहीं, पैसा देगा, तो पैसा फिर आरबीआई जो है पब्लिक को या बैंकों को देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो होगा वो बढ़ जाएगा, फिर लोगों के हाथ में पैसा चला जाएगा, बैंक के हाथ में पैसा जाएगा, बैंक लोन देगी, लोन देने के बाद फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगेगा, लोग जो है डिमांड करेंगे चीज़ों का, फिर हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो
हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके और सेल और बाय करके जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट। ये भी हमारा जो है क्वांटिटेटिव टूल्स है। तो बैंक रेट या जनरली आरबीआई जब लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लोन देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट वो होता है जिसमें आरबीआई जो है वो लोन देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जनरली बैंक रेट का जो है अब उतना यूज नहीं है, बस बैंक रेट जो है वो पेनाल्टी रेट से रिलेटेड है। कोई बैंक जो है अगर सीआरआर, एसएलआर या जो भी आरबीआई ने बोला है वो अगर मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में वो सरकार, आरबीआई जो है उस पर जुर्माना लगाता है, पेनाल्टी लगाता है। और वो कितना लगेगा वो बैंक रेट से रिलेटेड होता है। बैंक रेट का 3%, 5% ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो होता है इसमें हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को रखते हैं। ठीक है, आप नाम से ही पता चल रहा है तरलता को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट। तरलता मतलब किस चीज़ का, मनी का, मनी सप्लाई को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के द्वारा आरबीआई जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी को हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, रेपो रेट अगर हम देखें तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। शॉर्ट टर्म में अगर लिक्विडिटी को एडजस्ट करना है तो उसके लिए आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने देखा कि बैंक रेट जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रेपो रेट का जो फुल फॉर्म है, रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। क्या होता है रेपो रेट का फुल फॉर्म? रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो रीपर्चेज मतलब दोबारा से ख़रीदना है, दोबारा से ख़रीदना है। तो देखिए आरबीआई क्या होता है, अगर मान लीजिए बैंक को लोन चाहिए, बैंक को क्या चाहिए, लोन, तो आरबीआई बोलता है ठीक है मेरे पास पैसा है आप लीजिए। तो आरबीआई जो है वो आपका लोन दिया, किसको दिया, बैंक को। बैंक दिया तो बदले में बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और आरबीआई बोलता है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप रखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बैंक को लोन मिला, बैंक को लोन कौन दिया, आरबीआई। ठीक है, तो बैंक बदले में कुछ गिरवी रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होता है वो मॉर्टगेज रखता है, गिरवी रखता है। ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट, और जिस इंटरेस्ट रेट पे रहेगा उसी को बोलते हैं रेपो रेट। तो फिर कुछ समय बाद आरबीआई बैंक जो है अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से लेता है, ठीक है, और बदले में पैसा उसको पूरा जो लोन का अमाउंट है वापस कर देता है। ठीक है, इंटरेस्ट तो रेट तो वो दे ही रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या हुआ, आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया, बदले में बैंक जो है उसके पास अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखे हैं और इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, कुछ जिस रेट पे होगा उसी को रेपो रेट बोलते हैं। और फिर इसका नाम है रीपर्चेज। क्यों नाम है, क्योंकि वापस बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने लोन लिया था, इंटरेस्ट रेट तो वो दे ही रहा है, जितना भी लोन लिया था वो वापस भी उसको करेगा। ठीक है, उसी को, ठीक है, वापस करेगा और अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से ले लेगा, उसी को बोलते हैं रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, जिसमें बैंक जो है आरबीआई को लोन देता है। तो देखिए आरबीआई के पास तो खुद पैसा है, तो आरबीआई बैंक से लोन थोड़ी लेता है। देखिए बैंक के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो और बैंक जो अपना प्रॉफिट है वो किससे कमाएगा, पब्लिक से। जब तक वो लोन नहीं देगा तब तक पैसा जो है पब्लिक कमाएगा नहीं, क्योंकि जब वो पैसा नहीं कमाएगा तो जो लोग बैंक में पैसा जमा किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, तो उसको इंटरेस्ट कहाँ से देगा, वो नहीं दे पाएगा, ब्याज। तो उस केस में क्या होता है कि जब मान लीजिए बहुत सारे बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, और बैंक जो है लोन लेने के लिए कोई और भी लोग बैंक के पास नहीं है, तो उस केस में बैंक के पास पैसा जो पड़ा रहेगा वो बेकार है जब तक वो लोन नहीं देगा। तो उस केस में क्या करता है, बैंक जो है अपना एक्सेस पैसा जो है वो आरबीआई के पास रख देता है। ठीक है, और बदले में आरबीआई जो है अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको रखता है। ठीक है, तो जिस रेट पे बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास शॉर्ट टर्म के लिए रखता है और बदले में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको देती है, कुछ समय बाद आरबीआई उसको पैसा वापस कर देती है और अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेती है, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये भी आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म में जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है उसके द्वारा लिक्विडिटी को एडजस्ट किया जा रहा है। हमने देखा मनी सप्लाई को किस तरह से, उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो बैंक लोन कम लेगा, है ना, क्योंकि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
तो अगर हमको बैंक मनी सप्लाई को कम करना है तो हम रेपो रेट को बढ़ा देंगे। उसी तरह से रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ रखेगा, आरबीआई के पास। तो जो है बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा तो पब्लिक को पैसा वो लोन में कम देगा। तो जब तक पब्लिक में पैसा नहीं जाएगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा, तब तक मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा। इसीलिए रेपो रेट बढ़े, ठीक है, इंक्रीज हो या रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो, दोनों केस में मनी सप्लाई कम होता है। ठीक है, कोई भी रेट बढ़े, बैंक रेट बढ़े, रेपो रेट बढ़े, रिवर्स रेपो रेट बढ़े, सीआरआर बढ़े, एसएलआर बढ़े, हर केस में हमारा जो मनी सप्लाई है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत अस्थाई सुविधा। ठीक है, मार्जिनल मतलब क्या हुआ, देखो मान लो आरबीआई को बैंकों को पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास हमने देखो हम लोग जो देख रहे हैं ना रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है रेपो रेट में जो हमारा बैंक है वो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्टगेज रख रहा है, गिरवी रख रहा है, ठीक है, और फिर लोन ले रहा है। मान लीजिए बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी और वो रख तो रहा है, और वो हमने देखा था जो एसएलआर कोटा होता है, एसएलआर कोटा जिसमें बैंकों का को कुछ पैसा अपना जितना एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका कुछ पैसा एसएलआर के रूप में कैश गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, किसमें कैश गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में अपने पास रखना होता है। ठीक है, राइट। तो यहाँ भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जो एसएलआर में बैंक ने पैसा रखा है कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो एसएलआर में भी बैंकों को पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, लेकिन ये वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्टगेज रख के, गिरवी रख के बैंक जो है रेपो रेट के तहत जो है पैसा आरबीआई से नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए बैंक को ओवरनाइट के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उतना नहीं है जितना उसको अमाउंट में लोन चाहिए। उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है लेकिन वो एसएलआर में है ज़्यादा, उसका अलग से एसएलआर के अलावा नहीं है। एसएलआर का में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको रेपो रेट में वो गिरवी रख के, मॉर्टगेज रख के लोन नहीं ले सकता है, लेकिन उसको लोन चाहिए ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए। तो उस केस में आरबीआई ने एक लेके आया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें बैंक जो है एसएलआर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको मॉर्टगेज रख के जो है लोन ले सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं दोस्तों बताइए, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें आरबीआई बैंकों को ये फैसिलिटी दिया है कि आप जो है एसएलआर कोटा का गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मॉर्टगेज रख के आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है, चूँकि इसमें बैंकों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जा रहा है, इसलिए रेपो रेट से इसका रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरह का ये आपको एक्सेस मतलब फैसिलिटी दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए रेपो रेट से ये ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम है। क्या है मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम, नाम से पता चल रहा है, बाजार स्थिरीकरण योजना। इसको हम लोग स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी भी बोलते हैं। नसबंदी क्या होता है, जब आदमी का नसबंदी होता है तो बच्चा को जन्म मतलब बच्चा जो है नहीं कर पाता है, चाहे वीमेन का हो या फिर मेन का हो, औरत का भी होता है ना, आदमी का भी होता है, ठीक, तो बच्चा जन्म नहीं दे पाता। उसी तरह से जब मार्केट को हमको स्टेरिलाइज करना है, मतलब मार्केट में मान लो अचानक से गवर्नमेंट लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ गया, तो उस केस में आरबीआई क्या करता है, पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है। तो जब पब्लिक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो पब्लिक उसको खरीदेगा, तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा जाएगा पब्लिक से आरबीआई की तरफ, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम, जिसमें मान लीजिए अचानक से पैसा जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाता है किसी भी कारण से, मान लीजिए डॉलर बढ़ गया या कोई भी चीज़ हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम। ठीक है, और ये जो पैसा आरबीआई को मिल रहा है, ठीक है ना, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम से, या कोई भी गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट जो है वो जमा नहीं होता है, बल्कि इसके लिए अलग से एक सेपरेट कैश अकाउंट बनाया जाता है आरबीआई में। ठीक है, और उस पैसे का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई क्या किस में कर सकता है, ट्रेजरी बिल को ख़रीदने में कर सकता है, ठीक है ना, और डेटेड सिक्योरिटी को ख़रीदने में कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, हमने देखा कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है उसमें आरबीआई जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है किसको, बैंकों को, और बैंक बदले में उसको पैसा देता है। लेकिन मान लीजिए आरबीआई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रिवर्स रेपो रेट के जैसा ही है, इसमें क्या करता है आरबीआई जो है
पब्लिक को, आरबीआई जो है वो बैंकों को बोलता है कि ये लीजिए जो है ठीक है, आरबीआई बोलता है कि जितना भी पैसा है ठीक है आप दीजिए मुझे, हम बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम नहीं देंगे। तो ये रिवर्स रेपो रेट के जैसा ही है, जिसमें आरबीआई जो है बैंकों को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही है और उसका पैसा ले रही है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। और उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं, जो आरबीआई को अलाउ करता है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है ठीक है वो बैंकों से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिना दिए मार्केट पब्लिक से मतलब बैंकों से पैसा ले लेगा और उसको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, राइट। इसको 2018 में आरबीआई एक्ट में अमेंड करके 1934 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, और फिर 2018 में उसको लाया गया था। तो याद रखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो रिवर्स रेपो रेट के जैसा ही है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थायी जमा सुविधा, किसको, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसको बोलते हैं मात्रात्मक सहजता। ईजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ को आसान करना, कोई भी चीज़ को ग्रोथ करना, तभी ना बोलते हैं ईजिंग करना। जैसे हम बोलते हैं आराम से बैठो, आराम से बैठेंगे तो आपका शरीर जो होगा थोड़ा रिलैक्स करेगा, थोड़ा चौड़ा होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए इकोनॉमी में हम लोग अचानक से या कभी भी इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया, तो उस केस में आरबीआई जो होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है, जिसमें सेंट्रल बैंक जो होगा मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाएगा, तो अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम करेगा, ठीक है। पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा, मार्केट में इकोनॉमी मार्केट में पैसा डालेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। वो तब किया जाता है जब मार्केट में हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहित करना है, स्टिमुलेट करना है, ठीक है। ये डेवलप्ड कंट्री में किया जाता है जनरली, और बाकी भी देश में किया जाता है। इसमें मनी सप्लाई को हम लोग बढ़ाते हैं ताकि एग्रीगेट डिमांड जो है, समग्र मांग बढ़े, ठीक है। बॉन्ड का जो प्राइस है वो सरकार कम कर देती है, और बॉन्ड का जब प्राइस कम होता है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब समझिए, बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा नहीं, खरीदेगा, क्योंकि बॉन्ड उसका ज़्यादा है तो कौन खरीदेगा। तो उस केस में पब्लिक के पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो हम शेयर मार्केट में पैसे डालें या तो फिर बॉन्ड खरीदें। तो अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा रेट पे मिलेगा, इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा, तो पब्लिक क्यों खरीदेगा गवर्नमेंट बॉन्ड, तो पब्लिक किधर मूव करेगा, कॉर्पोरेट काम को खरीदना है, कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट करना है शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर मार्केट में पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी जो है ग्रोथ करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, तो फिर उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों के हाथ में फिर पैसा जाएगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई सरकार बढ़ाता है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसी को हम लोग क्वान्टिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। तो मान लीजिए क्वान्टिटेटिव ईजिंग हो गया, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ते गया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट रेट को कम कर दिए, बॉन्ड को प्राइस को कम कर दिए, तो पूरा शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, लोग जो है पूरा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, लोगों के हाथ में पैसा रहने लगेगा खूब सारा, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो फिर सरकार क्या करती है, धीरे धीरे मनी सप्लाई को कम करती है। उसको हम लोग बोलते हैं फेडरल टेपरिंग बोलते हैं, या फिर उसको टेपरिंग बोलते हैं, जिसमें आरबीआई क्या करता है, फिर धीरे धीरे अपना मनी सप्लाई को कम करेगा। और मनी सप्लाई को कैसे कम करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, बॉन्ड प्राइस को कम कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और एक और क्या है, टैपरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैपरिंग या फेड टैपरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेड टैपरिंग, क्योंकि अमेरिका का बैंक सबसे पहले इसको किया था। अब अमेरिका के बैंक को फेडरल बैंक बोलते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट में बोलते हैं फेड टैपरिंग। यहाँ पे आरबीआई बैंक जो होता है वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट रेट को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है, ताकि जो मनी सप्लाई हम लोग बढ़ाए थे उसके कारण इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPF। तो हमने आपको पहले ही बताया था, जो भी संस्था है जिसके अंत में अथॉरिटी या प्राधिकरण है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो यहाँ भी देखिए, ये भी एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बना है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंदर में आता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टर को एजुकेशन करना है, इन्वेस्टर को अवेयरनेस करना है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर को हम लोग एजुकेशन पे, जो इन्वेस्टर मतलब जो शेयर मार्केट ये सब में इन्वेस्ट किए हैं उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं और अवेयरनेस उसको जनरेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग अलग हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, अलग अलग मीडियम के द्वारा, प्रिंट मीडिया, पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? तो इसमें पैसा, इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? तो मान लीजिए अनक्लेम्ड डिविडेंड है। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है? कोई भी कंपनी का शेयर आप खरीदते हैं तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो आपको वो पैसा शेयर करेगी अंश के रूप में, लाभांश के रूप में, उसी को लाभांश बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका लाभांश था, लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति जो है 7 ईयर्स तक क्लेम्ड नहीं किया कि मेरा है, वो पैसा हमको दो, ठीक है। होता है बहुत सारा चीज़, मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, भूल गया, या फिर मर गया, या फिर उसको क्लेम ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है, तो फिर 7 साल के बाद वो पैसा जो है इस फंड में चला जाएगा, इन्वेस्टर जो है आपका एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, और उसी फंड से का यूज जो है ये इन चीज़ों के लिए किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हो गया। अच्छा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड हमने देखा, ठीक है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, उसी तरह का एक और फंड है जिसका नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये थोड़ा उल्टा नाम हो गया है ना। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता, उसमें जागरूकता शिक्षा पहले था, इसमें शिक्षा और जागरूकता है, ठीक है। तो इसको ये सेबी के द्वारा है, ठीक है। इसमें भी इन्वेस्टर का अवेयरनेस हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है डोनेशन मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, तो इसका नाम था निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष। नेक्स्ट हम देखते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो इसमें भी जो डिपॉजिटर हैं, ठीक है, जो डिपॉजिटर हैं, ठीक है, जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, उनके एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है, इसको आरबीआई के द्वारा ही है, ठीक है। तो कोई मान लो अकाउंट है, तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? तो मान लो कोई अकाउंट है जिसका 10 साल से आपने कोई भी उसमें लेन देन ट्रांजैक्शन उसमें नहीं हुआ है, तो उस अकाउंट में जो भी पैसा है वो पैसा जो है बैंक ट्रांसफ़र करेगा इस फंड में जो आरबीआई का है, और इस फंड के द्वारा जो डिपॉजिटर हैं, जमा करते हैं, उसका शिक्षा बढ़ाया जाएगा और जागरूकता, एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेली कम्युनिकेशन कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। जो दूरसंचार उपभोक्ता हैं, है ना, मोबाइल फ़ोन ये सब के, ठीक है, तो उसके लिए फ़ंड है। इसको 2007 में बनाया गया था, ठीक है। दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष, ठीक है। तो ट्राई ने बोला है कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, चाहे BSNL है, एयरटेल है ना, वोडाफोन, आइडिया, जो भी है, तो वो जितना भी अनक्लेम्ड सब्सक्राइबर मनी है, जो अभी तक सब उसके जो सब्सक्राइबर हैं जो क्लेम नहीं किए हैं, तो वो पैसा को ये आपका इस फंड में डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों फार्म सब्सिडी के बारे में, कृषि सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक को डायरेक्ट सब्सिडी बोलते हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो प्रत्यक्ष सब्सिडी वो होता है, ठीक है, जिसमें किसानों को डायरेक्ट जो है कैश दिया जाता है, ये लो पैसा, ताकि आप अपना सामान प्रोड्यूस करिए, जो सामान आपका प्रतिस्पर्धा करेगा, कॉम्पिटिटिव होगा आपका वैश्विक बाज़ार में, ठीक है, ठीक है, ताकि किसान को जो है हाथ में पैसा रहेगा तो उसका परचेजिंग पावर, चीज़ों को खरीदने का उसका शक्ति जो है बढ़ेगा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्सिडी, जिसमें हम लोग किसानों को डायरेक्ट कैश नहीं देते, उसको हम लोग लोन के रूप में पैसा देते हैं, ठीक है। या तो उसका लोन माफ़ कर देते हैं, कृषि ऋण माफ़ कर देंगे, या फिर फर्टिलाइज़र में सब्सिडी देंगे, उर्वरक में, या फिर सीड में सस्ते रेट पे फर्टिलाइज़र देंगे, सीड देंगे, ठीक है। या फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा वो माफ़ कर देंगे या कम कर देंगे, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो जो PM किसान योजना है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट सब्सिडी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो, ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जो ये है, ठीक है, कृषि बीमा योजना, वो सब क्या हो गया, एक तरह का हम बोल सकते हैं कि सब्सिडी टाइप का हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉम्बे प्लान, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो हम लोग के पास था कि हम लोग को इकोनॉमी को ग्रो कैसे करना है, तो उसके लिए 2 प्लान था, एक था बॉम्बे प्लान और एक था कलकत्ता प्लान, ठीक है। क्या था, एक बॉम्बे प्लान था और एक था कलकत्ता प्लान। तो जो बॉम्बे प्लान था उसमें हम लोगों ने बोला कि, ठीक है, तो बॉम्बे प्लान जो है 1945 में आया था। नाम इसलिए बॉम्बे है क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, जनरली वो बॉम्बे में ही थे। तो 8 जो कैपिटलिस्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1945 के आसपास ख़त्म हुआ, तो किस तरह इकोनॉमी को ग्रो करना है उसके लिए एक प्लान लेकर आए, जिसमें उन्होंने बोला कि ये स्टेट का एक जो है प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए इकोनॉमी को डेवलप करने में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो राज्य का एक स्ट्रॉन्ग भूमिका होना चाहिए इकोनॉमी में, वो, ठीक है, वो प्लानिंग के द्वारा, ठीक है, योजना के द्वारा, कंट्रोल करने के द्वारा, नियंत्रण करने के द्वारा और ओवरसी मतलब प्रबंधन के द्वारा जो है इकोनॉमी को वो देखे,
ठीक है। और उन्होंने बोला कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेज़ी से जो है हम लोग को औद्योगिकरण करना, इंडस्ट्री लगाना है। और कैसा इंडस्ट्री, तो बड़े बड़े कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स मतलब जो भारी भारी पूंजीगत वस्तु को जो बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स नहीं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं जनरली, ठीक। जैसे कि साइकिल है, जैसे क्या है, जैसे हमारा टीवी है, जैसे मैगी है, जैसे माचिस है, ये सब क्या है, हमारा कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, जिसके लिए पैसा कम चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक। और तेज़ी से प्रोडक्शन भी करता है। लेकिन उन लोगों ने फोकस किया कि बड़े बड़े इंडस्ट्री पे, बेसिक इंडस्ट्री पे, जिसमें पैसा खूब चाहिए होगा, रोज़गार कम देगा, उसके लिए। वो क्यों किया, उस समय का चलिए वो केस रहा होगा। यहाँ पे हमको समझना है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उन्होंने बोला, और बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाओ जिसमें पैसा खूब लगेगा, एम्प्लॉयमेंट कम देगा। और बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जिसके बारे में ऑलरेडी हम बताए हैं, जो जिसका सामान डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ठीक है, कंज्यूम नहीं करोगे, वो जो सामान बनाएगा उस सामान से हम कुछ और बनाएंगे। जैसे स्टील इंडस्ट्री, कोई स्टील बना रहा है, तो स्टील डायरेक्टली यूज नहीं होता है, उससे आप क्या करते हो, गाड़ी बनाते हो, उससे आप क्या करते हो, बर्तन बनाते हो, उससे क्या अलग अलग चीज़ यूज करते हो, उसी को बेसिक इंडस्ट्री। तो उन्होंने बोला कि हैवी कैपिटल गुड्स पे और बेसिक इंडस्ट्री पे फोकस करने के लिए सरकार का प्रोएक्टिव रोल हो। और उन्होंने बोला कि एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म, क्योंकि जब तक एजुकेशन में रिफॉर्म नहीं होगा तब तक उनको स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगा। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार जब तक नहीं होगा तो उनको भूमि नहीं मिलेगा फैक्ट्री के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि फिनांस करना चाहिए, कोऑपरेटिव का रोल होना चाहिए। कोऑपरेटिव मतलब सहकारी समिति का भी रोल होना चाहिए चीज़ों को फाइनेंस करने में, है ना, लोन देने में और मार्केटिंग करने में, ताकि सामान उसका बिके, और उत्पादन करने में। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या क्या होती है, तो केंद्र प्रायोजित योजना वो योजना होता है दोस्तों जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है मिल के उसको पैसा देती है। दोनों फंड पैसा जो है फाइनेंस करेगी, दोनों वित्त, ठीक है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो करेगी, उसको कार्यान्वयन, उसको लागू कौन करेगी ग्राउंड लेवल पे, तो वो करेगी हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो पैसा जो है वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। अगर नॉर्मल स्टेट है तो 50-50 कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं 70-30 होता है। और अगर हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह से अलग अलग, कहीं कहीं 75-25 है, वो सारा चीज़ है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उन सब्जेक्ट्स पे लिया जाता है जो आपका स्टेट लिस्ट में आता है। जैसे हेल्थ पे अगर कोई स्कीम लाना है तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगा, ठीक है। वाटर पे लाना है तो जनरली ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया था, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का कमी था। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एक शिवराज सिंह चौहान पैनल बनाया जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया और साथ तब जाके भारत में अभी बहुत सारा स्कीम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो गया है। और अभी इंडिया में लगभग 30 के आसपास जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, या 28 लिखा है तो मोटा मोटी याद रखिए 30 के पास है। इन्होंने जो है स्कीम को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक को बोलते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम, आप नाम याद रखिएगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का 3 कैटेगरी है, एक है कोर ऑफ द कोर स्कीम, दूसरा है कोर स्कीम और तीसरा है ऑप्शनल स्कीम। हिंदी में बोल सकते हैं इसको आप मुख्य योजनाओं का मूल, मतलब जो सब कोर में कोर है। कोर मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट उसमें भी इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें टोटल 6 स्कीम है। जैसे पहला है सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, सामाजिक सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए जो जो योजना है। जैसे इसमें आप याद रखिएगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। फिर है, ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एक और आता है मनरेगा, ये भी हमारा कोर ऑफ द कोर है। फिर याद रखिएगा जो हम लोग SC/ST के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में आता है, सामाजिक कल्याण के भी, वो भी आपका क्या आएगा, कोर ऑफ द कोर। फिर ST के लिए जो चलाएंगे, जो ट्राइबल अफेयर के अंदर में आएगा, ठीक है, ये भी हमारा कोर ऑफ द कोर है। उसका माइनॉरिटी के लिए कोर ऑफ द कोर है, वल्नरेबल के लिए कोर ऑफ द कोर है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, बस एक ही याद रखना है, सोशल असिस्टेंस और मनरेगा। बाकी अब तो याद ऐसे याद हो जाएगा, SC/ST और माइनॉरिटी और वल्नरेबल सेक्शन हो गया। उसका कोर स्कीम में जो होता है उसमें वो स्कीम को हम लोग रखते हैं, उसमें टोटल 20 स्कीम, इसमें वो स्कीम को रखते हैं जिसमें हमको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकार दोनों मिलकर टीम इंडिया के रूप में एक टीम में काम करेगा, उसमें कोर स्कीम है। तो इसमें कौन कौन सा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ऑप्शनल स्कीम, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम वो स्कीम होता है जिसमें हम राज्य को ये नहीं बोलेंगे कि आप इसमें शामिल होइए, इसमें राज्य शामिल खुद से चुन सकते हैं कि हमको इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट इसको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलती नहीं कि आप ऐसे इम्प्लीमेंट करो, सरकार जो है मोटा मोटा पैसा आपको दे देता है और फिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि कैसे आप उस पैसा को आपको खर्चा करना है, ठीक है। इसमें 2 आते हैं, एक आता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन,
ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 2 आता है आपका ऑप्शनल स्कीम में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि किस तरह से वो स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सरकार मोटा मोटा एक साथ पैसा दे देता है, अलग अलग स्कीम में अलग अलग पार्ट होता है, तो पार्ट के लिए नहीं देगा, पूरा स्कीम के लिए पैसा दे देगा। स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप अपने अकॉर्डिंग करिए। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको शिवराज सिंह चौहान पैनल के रिकमेंडेशन पे 28 में हम लोग बांटे, वो उसमें से 6 को बोलते हैं कोर ऑफ द कोर। उसको याद करना कैसे है, मनरेगा और सोशल असिस्टेंस वाला, बाकी SC ST माइनॉरिटी और वल्नरेबल वाला। कोर स्कीम में टीम इंडिया के रूप में काम करती है, इसमें याद नहीं करना है कि कौन कौन सा स्कीम है। और दूसरा है आपका ऑप्शनल स्कीम, जिसमें 2 आता है, बॉर्डर एरिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होता है जिसमें पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है, और ठीक है पूरा फिनांस, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। जनरली ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं, ये आपका सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में उसमें आता है, ठीक है। इसको डायरेक्टली जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री, केंद्र मंत्रालय जो होती है राज्यों में, ठीक है ना, हर राज्य में केंद्र मंत्रालय का जो है यूनिट है ना, या फिर डायरेक्टली दिल्ली से उसको जो है आपको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें एग्जांपल आप याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, जिसमें पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। जैसे भारत नेट है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत को हमको जोड़ना है, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हमको जोड़ना है आपको वाईफाई से, ठीक है। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम है, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है नमामि गंगा माँ को साफ करना है। फिर LPG कनेक्शन टू द पुअर जो देना है, उज्ज्वला योजना है। फिर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत ये सब जो स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है, ये आपका क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब हम देखते हैं जो प्लानिंग होता है, ठीक है, प्लानिंग वो कितने कितने टाइप का होता है। एक होता है सिस्टम प्लानिंग, ठीक है, सिस्टम प्लानिंग, जिसमें हम लोग फोकस जो करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अलग अलग योजना का प्रकार होता है। सिस्टम प्लानिंग में क्या करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं गोल पे, कि कैसे हमको गोल को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम लोग सामाजिक चीज़ों पे, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन पे, मतलब सामाजिक और संस्थागत जो डायमेंशन होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग मेन फोकस करते हैं गोल पे। इसमें हम लोग समाज के कास्ट पे, क्रीड पे, फैमिली पे, ठीक है, जाति पे, पंथ पे, परिवार पे उतना महत्व नहीं देते हुए मेन फोकस गोल पे करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम्स प्लानिंग। दूसरा होता है नॉर्मेटिव प्लानिंग। नॉर्मेटिव प्लानिंग इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, जिसमें हम लोग सामाजिक और संस्थागत, सोशल और इंस्टीट्यूशनल चीज़ों पे ध्यान देते हुए काम करते हैं, ठीक है, राइट। मतलब नॉर्मेटिव प्लानिंग उस जगह होगा जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है, सामाजिक विविधता कम है, इसलिए हम लोग जो है सोशल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। नहीं तो जिस देश में सोशल डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, कास्ट वास्ट पे, तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान में रख के काम करें तो शायद हमारा प्लानिंग उतना सक्सेस नहीं हो। इसलिए वहाँ पे हम सिस्टम प्लानिंग करते हैं, जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और जहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी कम है वहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं कहाँ पे, नॉर्मेटिव प्लानिंग, ठीक है। एक होता है इम्पेरेटिव प्लानिंग, नाम से ही पता चल रहा है, इम्पेरेटिव का यहाँ का अनिवार्य योजना या इस तरह का इम्पेरेटिव समझिए। इसमें क्या होता है कि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में किया जाता है, जहाँ पे सरकार डायरेक्टली डायरेक्शन देती है कि आपको ये करना है, इस तरह से प्लानिंग करना है, सारा चीज़ सरकार करेगी कि कौन सा स्कीम है, उसमें कितना पैसा जाएगा, उसको इंप्लीमेंट कैसे होगा, सर पब्लिक पे ये नहीं छोड़ा जाएगा, पब्लिक को फ्लेक्सिबिलिटी कम दिया जाएगा, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव प्लानिंग। कौन सा चीज़ इकोनॉमी बनेगा, उसका प्राइस कितना होगा, सारा चीज़ डिसाइड करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव प्लानिंग। जनरली ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, साम्यवादी सरकार में होता था, एग्जाम्पल साम्यवादी रूस है। फिर है इंडिकेटिव प्लानिंग, जहाँ इसका ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे सरकार कुछ आपको कंट्रोल नहीं करेगी, सरकार मोटा मोटी आपको स्ट्रक्चर दे देगी, फ्रेमवर्क दे देगी कि आप ऐसे ऐसे काम कीजिए, सरकार ऊपर ऊपर उसको रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। और इंडिकेटिव प्लानिंग मिक्स्ड इकोनॉमी में किया जाता है, जहाँ पे पब्लिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में किया जाता है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर और पब्लिक प्लेयर दोनों साथ साथ डेवलप करता है। फिर है सेक्टोरल प्लानिंग, क्षेत्रवार, जहाँ पे सरकार कोई सेक्टर पे फोकस करके प्लानिंग करती है, जैसे एग्रीकल्चर पे क्या करना है, इंडस्ट्री पे क्या करना है, सर्विस सेक्टर पे क्या करना है। एक होता है स्पेशल प्लानिंग, जहाँ पे सरकार जो है स्पेशल चीज़ों को, मतलब देखती है कि झारखंड में क्या चाहिए, ठीक है, फिर बिहार में क्या चाहिए, मतलब कोई स्पेशल जगह पे, समझ रहे हो, झारखंड में भी नॉर्थ झारखंड में क्या, बिहार साउथ झारखंड में क्या, साउथ बिहार में क्या करना है, नॉर्थ बिहार में क्या करना है, उसको बोलते हैं स्पेशल प्लानिंग। स्थानीय चीज़ों को ध्यान में रखे जब किया जाता है, ठीक है, कि क्या ज़रूरी है, अगर हम देश को विकास करना चाहते हैं तो हम किस तरह से स्पेशल चीज़ों पे ध्यान दें, उसको बोलते हैं स्पेशल प्लानिंग, ठीक है, स्थानिक जो है योजना। अब हम लोग देखते हैं FCI के बारे में, फूड, जिसका फुल फॉर्म है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो FCI है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मंत्रालय के अंदर में ये आता है। काम इसका क्या है, ये सिंपल सा चीज़ है, ये किसानों से, ठीक है, ख़रीदता है MSP पे, किसानों से ख़रीदता है फूड ग्रेन,
एमएसपी आपको पता है 22 क्रॉप्स पे डिसाइडेड होता है और एक शुगर केन पे होता है जिसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो किसानों पे एमएसपी पे जितना वो लाएगा किसान उतना खरीद लेगा, ठीक है। हाँ, देखेगा कि क्वालिटी उसका क्या है, खरीद लिया, जिसको ओपन इंडेड बोलते हैं। ओपन इंडेड मतलब जितना लाएगा उतना खरीद लेगा, फिक्स नहीं करेगा कि हम आपसे इतना ही खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद खरीदने के बाद वो उसको अपने गोदाम में, जिसका एफसीआई का गोडाउन होता है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, ठीक, मतलब उसमें स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उसको जो है राज्यों को देता है, ठीक है, सेंट्रल इशू प्राइस पे। केंद्र सेंट्रल इशू प्राइस पे देता है, फिर वही सेंट्रल इशू प्राइस 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये पे हम लोग राशन दुकान से, जो होता है सरकारी राशन दुकान है ना, जिसको लाइसेंस दे के सरकार देती है ना, आपका पीडीएस के तहत, ठीक है, योजना के तहत फिर सेंट्रल इशू प्राइस पे दिया जाता है। तो एफसीआई का क्या काम है, प्रोक्योर करना फूड ग्रेन को, ठीक है, फूड ग्रेन को खरीदना, ठीक है, एमएसपी पे। उसके बाद उसको स्टोर करना अपने गोडाउन में, ठीक है, वो चीज़ है। तो जब वो चीज़ों को खरीदता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर एफसीआई पे सिर्फ खरीदने का खर्च, हम लोग जो बोलते हैं ना कि सरकार ने फूड सब्सिडी में इतना रुपया दिया, तो क्या फूड सब्सिडी में बस यही होता है क्या? जैसे मान ली एफसीआई ने एमएसपी पे ख़रीदा, मान लो 20 रुपीज़ पर केजी पे उसने वीट ख़रीदा, क्या ख़रीदा, वीट। लेकिन आपको गवर्नमेंट जो वीट देती है सरकारी पीडीएस के तहत, वो आपको 1-2 रुपये में देती है, 1-2 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो ये जो 18 रुपये का डिफरेंस हुआ, ठीक है, एफसीआई को तो भैया पड़ा 20 रुपीज़, लेकिन उसको मिल तो रहा है 1 रुपये 2 रुपये में, बाकी का जो 18-19 रुपये का उसको लॉस हुआ, तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए सरकार जो है सब्सिडी देती है, जिसको बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है, फूड सब्सिडी। लेकिन फूड सब्सिडी में बस यही वाला 18 रुपये नहीं होता है। देखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया है, उसको सिर्फ सामान को खरीदने का एक्विजिशन कॉस्ट नहीं है ना, उसको सामान तो वो जो खरीदता है तो खरीदता ही है, उसके अलावा एमएसपी पे, इसके अलावा वो प्रोक्योरमेंट भी उसको करता है, उसके लिए उसको लेबर चाहिए, सामान को चढ़ाने उतारने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, गोदाम अगर उसने गोडाउन लिया है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, एक बार आपने स्टोर कर लिया, फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट को जो देगा उसका फ्रेट का चार्जेज है, स्टोरेज का है, इंटरेस्ट चार्ज है ना, लॉस अगर हो गया स्टोरेज में तो ये सब भी तो उसका खर्चा है। कोई ज़रूरी तो नहीं है किसान से जितना उसने एमएसपी पे ख़रीदा है, जितना केजी उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को देगा, बीच में खराब बुरा भी तो हो सकता है, तो वो सब किसका लॉस है? उसका एफसीआई का लॉस हो जाएगा अगर उसको पैसा नहीं मिलेगा तो इन सारों चीज़ों को जो है मिला के उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट। और एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट में क्या होता है, जो भी एफसीआई का इकोनॉमिक कॉस्ट में खर्चा हुआ उसमें सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है, सेंट्रल इशू प्राइस को घटा दीजिए। सेंट्रल इशू प्राइस मतलब वही एक 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ में जो लोगों को दिया जाता है अनाज, तो उसको जो माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा ऑपरेशनल कॉस्ट। यही ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है उसी को फूड सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। तो फूड सब्सिडी बराबर क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस सेंट्रल इशू प्राइस। सेंट्रल इशू प्राइस क्या, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपये वाला, तो दोनों को घटा देंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा फूड सब्सिडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है किसको, आपको एफसीआई को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, आर्थिक लागत क्या है एफसीआई का, और एफसीआई का परिचालन घाटा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फूड सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनएफएस जो लिखा है ये क्या है, पीडीएस वाला है, राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। अब देखते हैं एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी कितना होगा दोस्तों, तो इसके लिए अलग अलग कमेटी बना था, एक कमेटी बना था जिसका नाम था एम एस स्वामीनाथन समिति। तो एम एस स्वामीनाथन समिति ने बोला था कि जो C2 होता है, C2 क्या होता है, कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ठीक है। कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मतलब आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है, उसका 50% अधिक देने के लिए, जैसे मान लो कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कोई भी चीज़ का आया किसानों का 100 रुपये, तो उसने बोला कि एमएसपी उस चीज़ पे कितना देने के लिए, तो स्वामीनाथन ने बोला था 50% अधिक, मतलब 150 रुपीज़ दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन भारत सरकार जो अभी A2 और FL पे, ठीक है, A2 और FL पे जो है एमएसपी देता है 50%, तो A2 FL जितना होगा उसका 50%। A2 मतलब हो गया एक्चुअल कॉस्ट, जो किसान को लगता है, जो उसके पॉकेट से खर्चा होता है, ठीक है। जैसे किसानों को जो खर्चा होता है खेती करने में, उसमें कहाँ कहाँ खर्चा होता होगा, उसका सीड में, वाटर इरिगेशन में, ठीक है ना, उसके बाद उसको लेबर रखना पड़ता होगा, तो वो सारा चीज़, ट्रैक्टर का खर्चा होगा, तो वो सारा जो चीज़ है वो उसका क्या हो गया, A2, जो एक्चुअल कॉस्ट किसान को पड़ रहा है चीज़ों को इनपुट में, इनपुट के रूप में। इनपुट मतलब किसी एग्रीकल्चर में इनपुट क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, सीड होता है, फर्टिलाइज़र होता है, मैन्योर्स होता है, ट्रैक्टर्स, जो भी सारा चीज़ है ना। इसके अलावा हायर्ड लेबर, जो उसने मज़दूर अगर हायर्ड किया है, ठीक है, भाड़े पे लिया है, तो वो उसको सारों को मिला के क्या बोलते हैं, आपको A2 बोलते हैं, ठीक है। एक उसके बाद एक होता है FL, फैमिली लेबर। फैमिली, अब देखो किसान का परिवार भी तो काम कर रहा है उस खेत में, तो अगर किसान का परिवार खेत में काम करके कहीं और काम कर रहा होता, ठीक है, तो उसको लेबर मिलता, लेकिन किसान का परिवार जो अपने खेत में काम कर रहा है तो उसको तो पैसा नहीं मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो
जब हम लोग एमएसपी सरकार ने बोला, तो सरकार ने बोला जो आपका एक्चुअल कॉस्ट खर्चा हो रहा है वो तो करिए, इसके अलावा फैमिली लेबर का जो खर्चा है, ये सरकार अलग अलग फार्मूला निकालता है कि एफएल कितना होगा, फैमिली लेबर कितना होगा, पारिवारिक श्रम, उसको भी जोड़ दीजिए, जितना आएगा उसका 50% अधिक जो है सरकार एमएसपी देता है। लेकिन एम एस स्वामीनाथन ने बोला कि आप A2FL को टारगेट मत कीजिए, आप टारगेट कीजिए C2 को, कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को। कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट क्या होता है? A2 तो होगा ही, जो हमने देखा अभी। इसके अलावा मान लीजिए वो किसान का ज़मीन है, अगर वो किसान का ज़मीन जो है किसी को वो देता रेंट पे, ठीक है, किराए पे देता, तो उसको मिलता, रेंट मिलता। फिर उसके पास जो भी कैपिटल है, मान लो उसके पास ट्रैक्टर्स है या फिर जो भी खर्चा हो, अगर वो किसी को देता तो उस पर उसको प्रॉफिट मिलता है, तो आप उसमें वो भी जोड़िए, ठीक है, जिसको इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड कॉस्ट। उसको रेंट ऑफ ओन्ड लैंड, ठीक है, अगर आपका जो खुद का जो ज़मीन है उस पर क्या किराया आपको मिल रहा होता है, या फिर आपका जो पूंजी है उस पर क्या आपको ब्याज मिल रहा होता है, वो भी जोड़ दीजिए A2 में, तो आपको मिलेगा C2। लेकिन भारत सरकार बोला कि नहीं, हम C2 को नहीं मानेंगे, हम A2FL जितना आएगा उसका 50% MSP, उससे अधिक 50% MSP देंगे, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। तो MSP जो डिसाइड होता है वो किस पे होता है? A2 और FL पे होता है। तो MSP टोटल जो है 22 क्रॉप पे, 22 क्रॉप पे गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है। इसके लिए एक कमेटी बनता है जिसका नाम है CSCP, ठीक है, ठीक है। तो ये जो CSCP है ये एक कमेटी है, एक एडवाइजरी कमेटी, बस सलाहकार के रूप में काम करती है। इसका नाम है कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या नाम है? कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमेटी जो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट कमेटी होता है जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उसको रिकमेंड करती है कि इतना MSP हो करने के लिए। फिर CCA फाइनल डिसीजन लेती है। हो सकता है कि इसके एग्रीमेंट से वो बातों पे, सलाह पे एग्री करे या ना भी करे, ठीक है। तो फिर CCA जो है वो डिसाइड करती है, और फिर MSP जो है इंडिया में अलग अलग चीज़ों के लिए डिसाइड हो जाता है। तो टोटल जो है भारत सरकार 22 क्रॉप के लिए MSP डिसाइड करती है, ठीक है। कितने क्रॉप के लिए? 22 क्रॉप के लिए, जिसमें से 14 जो है वो खरीफ क्रॉप है, 7 जो है वो रबी क्रॉप है, ठीक है, और एक जूट है, ठीक है, ठीक है, एक है डीहस्क्ड कोकोनट। डीहस्क्ड कोकोनट मतलब आप समझ लीजिए बिना नारियल छिला हुआ, बिना छिला हुआ नारियल, ठीक है, राइट। तो ये इसके लिए होता है। इसके अलावा एक तोरिया के लिए भी सरकार ने, तो टोटल जो है अगर हम देखें ना 25 क्रॉप के लिए, पहले 22 क्रॉप के लिए था, तो पहले 22 क्रॉप के लिए MSP अनाउंस हो गया, फिर 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। कौन कौन सा? आपका डीहस्क्ड कोकोनट, ठीक है, और एक हो गया आपका तोरिया, ठीक है, तो 24 हो गया। और एक शुगर केन के लिए सरकार MSP डिक्लेयर करती है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं FRP। क्या बोलते हैं? FRP, ठीक है, उसको सरकार भी FRP ही बोलती है, जिसका नाम है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो टोटल 25 क्रॉप के लिए हम बोल सकते हैं मोटा मोटी सरकार MSP डिक्लेयर करती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा खरीफ क्रॉप है? तो देखिए, चावल है, पैडी, ठीक है, ज्वार है, बाजरा, रागी, मेज है, ठीक है, फिर तुअर दाल है, अरहर दाल, मूंग है, उड़द है, ग्राउंडनट मतलब चना है, मूंगफली है, ग्राउंड मतलब सनफ्लावर, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, सीसम तिल का है, फिर नाइजर सीड है, कॉटन है, ठीक है। इसके अलावा रबी क्रॉप में है गेहूँ, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, रेप सीड्स, सैफ्लावर, तोरिया, और अदर में है कोपरा, डीहस्क्ड कोकोनट, जूट है और शुगर है। तो इसमें देखिए कैश क्रॉप भी है, जूट ये सब क्या है? कैश क्रॉप, ठीक है ना। तो ये चीज़ शुगर कैन क्या है? कैश क्रॉप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये सब ध्यान रखना है। अच्छा, मान लीजिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वन उत्पाद है, जैसे शहद है, तेंदुपत्ता है। लघु वन उत्पाद मतलब जो वन से जो है कलेक्ट किया जाता है, जो ट्राइबल लोग वन से, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वन उत्पाद। उसके लिए जो MSP होता है, ठीक है, उसको रिकमेंड कौन करता है? तो उसको CSCP रिकमेंड नहीं करता है, उसको रिकमेंड कौन करता है? ट्राइफेड। ट्राइफेड जो एजेंसी एक है ना ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल, ठीक है, तो वो रिकमेंड करता है, CSCP नहीं करता है। उसी तरह से जो कॉटन है, कॉटन, तो कॉटन के लिए कौन करता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ, जो हमारा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना। जैसे देखो हमने FCI देखा, तो FCI किसके लिए? फूड ग्रेन के लिए, नाम ही इसका है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI का, ठीक है। लेकिन कॉटन में भी तो MSP होता है, तो उसको FCI प्रोक्योर नहीं करता, उसको कौन किसानों से लेता है? उसका नाम है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है, ठीक है ना। वो MSP पे जो है किसानों से लेता है, ठीक है।
उसके बाद शुगर केन का अलग से देख लेते हैं। तो शुगर केन को रिकमेंड कौन करता है, हमने देखा CACP करता है गन्ना के लिए, कितना MSP होना चाहिए सरकार को सलाह देता है, और फिर जाके हमारा जो CCEA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों के मंत्र का कैबिनेट समिति, ठीक है दोस्तों। तो गन्ना के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस डिक्लेयर करती है, ठीक है, और स्टेट को बोलती है कि आप जो है जो हमारा FRP पे किसानों से ख़रीदने के लिए, क्योंकि गन्ना खरीदना किसानों से वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो जितना सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है FRP उसी रेट पे कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ पैसा देती है ना। मतलब कुछ मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 20 रुपीज़ पर टन, हम ऐसे हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं, या 200 रुपीज़ पर टन होना चाहिए शुगर केन FRP उसका, तो स्टेट गवर्नमेंट बोले कि ठीक है हम इसमें 10 रुपये और एक्स्ट्रा दे देंगे, मतलब 210 दे देंगे, ठीक है, राइट। तो शुगर, और ये फिर स्टेट गवर्नमेंट शुगर मिल को, जो चीनी मिल है उसको बोलता है कि आप FRP पे और प्लस अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ देना चाहती है एक्स्ट्रा पैसा तो उस पे, जिसको SAP बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, SAP, स्टेट एडवाइज प्राइस। तो स्टेट एडवाइज प्राइस जो होता है वो आपका FRP से अधिक होता है, तो या तो FRP पे या फिर SAP पे, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस पे, राज्य परामर्श मूल्य पे जो हमारा शुगर मिल्स होता है वो किसानों से प्रोक्योर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर हम पूछेगा कि FRP कौन डिक्लेयर करता है तो CCA, और SAP स्टेट एडवाइस प्राइस कौन करता है अनाउंस, तो स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक। जनरली हमारा ये हमेशा नहीं, लेकिन जनरली होगा ऐसा, कि ऐसा तो नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा डिक्लेयर किया, स्टेट गवर्नमेंट कम दे रही है, तो ऐसा तो समझा जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट बेकार काम कर रही है, ठीक है। तो जनरली शुगर केन पे जो FRP होता है वो आपका SAP पे से थोड़ा कम होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का टॉपिक, और कल का जो क्लास होगा वो थोड़ा सा हम लोग लंबा रखेंगे, और कल हम लोग ज़्यादा ख़त्म करेंगे, क्योंकि दो क्लास और हम इकोनॉमिक्स का लेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे 2 या 3 क्लास, ठीक है ना। तो हम लोग बोले थे कि 5-6 क्लास में जो ख़त्म करेंगे, तो कल क्लास जो होगा वो पेज नंबर 32 से होगा, और इसको हम कोशिश करेंगे कि कल जो है आपका 65 पेज तक करने का, ठीक है। फिर ये PDF टोटल 93 पेज का है, ताकि नेक्स्ट क्लास में 28 पेज हम उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कल का जो क्लास होगा वो थोड़ा लंबा होगा, जिसमें पेज नंबर हम 32 से लेके पेज नंबर 65 या 66 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। इकोनॉमी हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर हम आपको साइंस पढ़ाएंगे EPFO के लिए, ठीक है। साइंस से भी जो क्वेश्चंस आता है हमारा, ठीक है, लगभग आप 20 क्वेश्चन के आसपास समझिए हमारा साइंस से आता है, ठीक है। बाकी आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अकाउंटिंग का लगभग ख़त्म हो गया है, अकाउंटिंग में जो न्यूमेरिकल है उसको भी कराएंगे। सारा चीज़ आपको हम जैसे बोले हैं कि सितंबर तक आपका ख़त्म हो जाएगा सिलेबस, तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे सितंबर से धड़ाधड़ पूरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। आपका काम ये है कि जो लूसेंट GK है उसमें से आप GS को अच्छे से पढ़ के ख़त्म करिए। अपने लेवल पे आप मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इंग्लिश जो हमने आपको वोकेबलरी दिया है उसको भी आप कंप्लीट करें, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैसा आपको लग रहा है हम बताएं, जैसा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 0 ES चैनल पे APFC, EPFO, AOEO का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, और UPSC प्रीलिम्स और मेंस 2026 जो भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा 0 ES चैनल पे क्लास चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग NCERT करेंगे क्लास 6 का, ठीक है, जो न्यू वाला NCERT है उसमें क्या किया गया है कि NCERT का एक ही बुक है, जैसे सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का, उसमें ही आपका ज्योग्राफी भी दिया है, पॉलिटी भी दिया है, इकोनॉमी भी दिया हुआ है, और हिस्ट्री भी दिया हुआ है। तो क्लास 6 का जो NCERT का चैप्टर 4, 5, 6, 7 4 चैप्टर है NCERT का हिस्ट्री का, वो हम लोग आज के क्लास में करेंगे, ठीक है। वो आपको रात के 11:30 बजे मिल जाएगा, और ये क्लास जो है वो आपको 10 बजे अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए जो लोग नए हैं चैनल पर वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, ठीक है। बेल आइकन को हिट करिए, कमेंट कीजिए कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं रात के 11:30 बजे NCERT के क्लास में।